नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 5 मई 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब धीरे धीरे जो हम लोग अपना कंटेंट है उसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं। और आप लोग भी देखेंगे, अगर रेगुलर व्यूअर्स है तो कंटेंट में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा आपको। इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से हम पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव मतलब वीडियो बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि एक ही वीडियो में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो चलिए, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। और ये सभी अति महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न है ये आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए, करंट अफेयर्स का अनोखी सोच के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली है। बिल्कुल सही बात है। अगर उम्मीद और अपने अंदर में विश्वास है ना, तो आप कुछ भी कर गुजर जाएंगे। ठीक है, तो आप बस उम्मीद मत हारिएगा, अपने अंदर विश्वास का पौधा जो है उसको रोपते रहिए और अंदर से विश्वास करके आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, निश्चित ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए अजय बग्गा, ऑप्शन नंबर बी डेविड मालपास, ऑप्शन नंबर सी विनोद जोशी, ऑप्शन नंबर डी शक्तिकांत दास। तो देखिए, अभी हाल ही में आपको मालूम होगा कि विश्व बैंक के जो हेड थे वो डेविड मालपास थे, लेकिन अभी अजय बंगा जी को नियुक्त किया गया है जॉय बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉय बाइडेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। गवर्नर ऑफ द ईयर शक्तिकांत दास जी को दिया गया है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, गवर्नर ऑफ द ईयर, गवर्नर ऑफ द ईयर इनको मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, GOYR, ठीक है, गवर्नर ऑफ द ईयर, इसे याद कर लीजिएगा, ये शक्तिकांत दास जी को मिला है। ठीक है, जो कि RBI के गवर्नर हैं, अभी एट प्रेजेंट में भी हैं। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। तो इस आंसर का, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अजय बग्गा। अब इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। अजय बग्गा जो है विश्व बैंक के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होंगे और इनका जो कार्यकाल है वो 2 जून 2023 से 5 साल के लिए होगा। और ये जो अजय बग्गा है ये 14वें अध्यक्ष के रूप में मतलब नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। अजय बग्गा मास्टर कार्ड जो है उसके पूर्व CEO भी रह चुके हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, विश्व बैंक ने अपने कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अजय बग्गा जी को 5 साल के लिए नियुक्त किया है और इसमें इस कार्यकारी बोर्ड के जो सदस्य है उसमें टोटल 25 सदस्य होते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये जो है अजय बग्गा जो है ये डेविड मालपास की जगह लेंगे, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इनका जो नियुक्ति है ये फरवरी के अंत में ही जॉय बाइडेन के द्वारा किया गया था, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अजय बग्गा को अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनको किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो 2016 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। विश्व बैंक समूह के जो अध्यक्ष होते हैं, मतलब जो अजय बंगा जी जो बनेंगे वो IBRD के भी अध्यक्ष होंगे, इसे याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के भी कार्यकारी निदेशक एवं अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, मतलब जो भी ये अगर हेड होगा, मतलब ये वर्ल्ड बैंक के अंडर में जितने भी शाखा काम करते हैं वो सबके हेड होंगे। विश्व बैंक के समूह के अध्यक्ष वो जो IDA, एक IDA मतलब कौन सा है, इंटरनेशनल विकास संघ, और IFC अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ठीक है, ये इसके भी हेड होंगे। और MIGA बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, इसके भी हेड होंगे, इसे भी याद कर लीजिएगा। तो इतने सारे जो उसका जो सब ये ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी हेड यही होंगे। विश्व समूह के अध्यक्ष निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICFID की प्रशासनिक परिषद के प्रधान अध्यक्ष भी होते हैं। अगर विश्व बैंक समूह के पहले अध्यक्ष के बारे में बात करें तो ये कौन थे, तो यूजिन मेयर थे, इसे याद कर लीजिएगा, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये है अजय बग्गा जी, इनके बारे में थोड़ा सा परिचय ले लीजिए। जैसे अजय बग्गा जी हैं, ये अजय पाल सिंह, अजय पाल सिंह बंगा इनका नाम है। जन्म हुआ है 10 नवंबर 1959 को। ठीक है, ये पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा, और कैरियर की शुरुआत जो है 1981 में इन्होंने किया था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है,
देखिए, वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक हो और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दोनों का जो मुख्यालय है वो आईएमएफ वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। और दोनों का काम क्या है, तो देखिए, an international organization dedicated to provide financing, advice and research development nations to aid their economic advancement। मतलब ये लोग लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या आईएमएफ हो। जो भी कंट्री डूबता है, दिवालियापन के नज़दीक जाता है, जैसे पाकिस्तान, उसको आईएमएफ से लोन नहीं मिल रहा है, तो यही सब चीज़ है। लोन मिलता है तो मतलब अपना जो देश है वो चलाने में मदद मिलता है। और दोनों का फाउंडेशन 1944 में किया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, आईएमएफ का भी काम क्या है, प्रोवाइड फंड्स, गिव्स लोन एट लो और जीरो इंटरेस्ट, मतलब बहुत कम चार्ज में ये लोग लोन देता है। इसे याद कर लीजिएगा, लेकिन शर्तें बहुत ज़्यादा रखता है, कि बहुत सारा शर्त होता है, ठीक है। अब देखिए, गवर्नेंस जो है इसमें कितने सदस्य हैं, कितने देश हैं वर्ल्ड बैंक में, तो 185 कंट्रीज देश है, इसे याद कर लीजिएगा। और यही वाला चीज़ का बात बोल रहे थे। देखिए, इसमें वर्ल्ड बैंक ग्रुप का इंस्टीट्यूशंस का कुछ बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे IBRD है, IDA है, IFC है, MIGA है, ठीक है, ICSID है। ये सब सारे के हेड कौन होंगे, बग्गा ही होंगे। इसका वाशिंगटन डीसी में हेड क्वार्टर है, इसे याद कर लीजिएगा। देखिए, ये सब IBRD का स्थापना 1944 में हुआ था, IFC का स्थापना 1956 में हुआ था, IDA का स्थापना 1960 में हुआ था, और MIGA का स्थापना 1985 में हुआ था। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब विंग्स है ना, इसीलिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में वृद्ध वयस्कों के लिए दुनिया के पहले रेस्पिरेटरी सिंक्टिकल वायरस RSV वैक्सीन को USA FDA द्वारा मंजूरी दे दी गई है। यह किस बीमारी के काम में आने वाली वैक्सीन है? ऑप्शन नंबर ए न्यूमोनिया, ऑप्शन नंबर बी कोरोना वायरस, ऑप्शन नंबर सी मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी एड्स। तो ये जो RSV वैक्सीन है, ये ज़्यादातर निमोनिया के बीमारी में काम आने वाले वैक्सीन है, लेकिन जो भी सांस से रिलेटेड बीमारी है उसमें भी ये काम आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। रेस्पिरेटरी रिलेटेड जितने भी बीमारी है उसमें ये वैक्सीन काम करेगा, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको USA का FDA, ठीक है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और अभी लेकिन इसको और एक सेंटर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी वो मतलब पूरा वैक्सीन को जनता के लिए ओपन कर पाएगा। जैसे USA सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इससे भी परमिशन लेना पड़ेगा, तो इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस वैक्सीन ये जो वैक्सीन है, ये 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को लगाने के लिए है, और ये बच्चा लोग को के भी है, जिसमें इसका जो इफ़िशियंसी रेट है वो 83% है। मतलब वैक्सीन कारगर है, ये इसका इफ़िशियंसी से मालूम चलता है, ठीक है। यह वैक्सीन श्वसन तंत्र से संबंधित जितने भी बीमारी है उसमें कारगर है, इसे याद कर लीजिए। RSV वायरस जो है ये बच्चों पर अधिक देखा गया है, और लेकिन बुजुर्ग लोगों को भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, जिनका जो इम्यूनिटी कम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको भी ये बीमारी हो रहा है, ठीक है। RSV जो अक्सर ठंडे जैसे लक्षणों का कारण है, ये इसे याद कर लीजिएगा। और कमज़ोर रोग प्रतिरोधी क्षमता के लिए ये बहुत घातक सिद्ध होता है। RSV वायरस एक संक्रमित व्यक्ति के खांसने एवं छींकने या उन वस्तुओं को छूने से फैलता है। जैसे कोरोना वायरस खांसने और छींकने से फैलता है, तो उसी प्रकार से RSV वायरस भी फैलता है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये देखिए, US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और यही है वैक्सीन RSV वैक्सीन, इसे याद कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे RSV वैक्सीन लिखा हुआ है, रेस्पिरेटरी सिंटिकियल वायरस वैक्सीन, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में किस देश के उच्चायोग ने भारत के कारगिल में एक परियोजना के लिए सरकारी अनुदान देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी जापान। तो देखिए, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने भारत के कारगिल में एक परियोजना के लिए सरकारी अनुदान देने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त, अभी हाल ही में लद्दाख में इनका मीटिंग चल रहा था, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त कौन है यहाँ पे? बैरी ओफरेल जो है, बैरी ओफरेल, इनकी अध्यक्षता में श्रीनगर में
श्रीनगर में ये बैठक हुई थी और यहीं पे ये घोषणा हुआ था, लद्दाख में नहीं, सॉरी, श्रीनगर में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट रिटर्न टू रूट्स नामक ये किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है, इसे याद कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट रिटर्न टू रूट्स मुख्य उद्देश्य इसका है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों के संरक्षण और पारंपरिक ज्ञान और वर्तमान स्कूल विज्ञान पाठ्यक्रम में एकीकृत करना। ठीक है, इससे आदिवासी पृष्ठभूमि के स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिलेगा, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब जो आदिवासी समूह के बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं स्कूल में, उसमें भी वैज्ञानिक बनने का जिज्ञासा जगेगा, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, लद्दाख के इतिहास में ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त ने इस प्रकार का अनुदान देने का फैसला लिया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए परियोजना का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों के लिए नए अवसर प्रदान भी करना है, इसे भी याद कर लीजिएगा। कारगिल का टॉपलिस ट्रस्ट प्राकृतिक जड़ी बूटी के पारंपरिक ज्ञान और उनके लाभों को पुनर्जीवित करने के लिए भी काम कर रहा है, मतलब होम्योपैथिक से रिलेटेड भी इसमें भी काम हो रहा है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर फैक्ट्स अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर शेयर करें और इन्फोग्राफिक्स आपको कैसा लग रहा है उसे भी बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस पर्वत के ऊपर भारतीय खगोलीय वेधशाला ने दुर्लभ अरोरा रोशनी को कैप्चर किया है? ऑप्शन नंबर ए अरावली पर्वत, ऑप्शन नंबर बी सरस्वती पर्वत, ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी पर्वत, ऑप्शन नंबर डी हिमालय पर्वत। तो देखिए, अभी हाल ही में सरस्वती पर्वत के ऊपर भारतीय खगोलीय वेधशाला ने दुर्लभ अरोरा रोशनी कैप्चर किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देखिए, हाल ही में सरस्वती पर्वत के ऊपर भारतीय खगोल वेधशालाओं ने अरोरा रोशनी को कैप्चर किया है और ये जो वेधशाला है ये कहाँ पे स्थित है, तो लद्दाख में है। और सरस्वती पर्वत भी कहाँ पे स्थित है, लद्दाख में है। पहली बार सरस्वती पर्वत के ऊपर वेधशाला खगोलीय ने लद्दाख के आकाश में अरोरा रोशनी को अपने कैमरे में कैप्चर किया है, जो कि 360 डिग्री कैमरा था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने कहा है कि सूर्य से एक कोरोनल मास इंजेक्शन या CME निकला और 21,60,000 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में टकराया, इसे याद कर लीजिएगा। 21,60,000 प्रति घंटा के हिसाब से, किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का ये कहना है। ठीक है, और कोरोनल मास इंजेक्शन के दौरान छोड़ा गया अवशेषित कण पृथ्वी के निकट पहुंचने पर यह चुंबकीय क्षेत्र में उपद्रव पैदा करता है, मतलब बहुत ही तबाही टाइप का मचाता है, और ये 3 लाख किलो प्रति घंटा के रफ्तार से यात्रा कर सकता है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, 30 लाख। ठीक है, इतने बड़ा चुंबकीय तूफान आखिरी बार 2015 में देखा गया था। अरोरा रोशनी तब दिखाई देती है जब एक तीव्र भूचुंबकीय तूफान पृथ्वी से टकराता है, इसे याद कर लीजिएगा। अरोरा रोशनी क्या है, तो एक तूफान है, एक तीव्र चुंबकीय तूफान है, उससे उत्पन्न एक रोशनी है, इसे याद कर लीजिएगा। यह एक रोशनी है जो कि भूचुंबकीय तूफान से उत्पन्न एक रोशनी, एक प्रकार का रोशनी है। और ये जो रोशनी है ये आमतौर पर अलास्का, नॉर्वे और अन्य देशों के हिस्सों में अत्यधिक ऊंचाई पर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही निकट पहुँचने पर पृथ्वी पर ये दिखाई दिया है, ये भी एक चीज़ है। ठीक है, देखिए इस प्रकार का रोशनी उत्पन्न हुआ है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ये देखिए, हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं, इस प्रकार का रोशनी हुआ है और ये हमारा वेधशाला है, इसी के द्वारा ये पिक्चर लिया गया है। ठीक है, ठीक है, और एक ये देख लीजिए, धरती से टकराए भूचुंबकीय तूफान, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा आसमान। यहाँ पे देखिए, देखिए ये इस प्रकार का रोशनी था जो कि कैप्चर हुआ है 360 कैमरा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा कौशल उन्नयन रोजगार योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो देखिए, ये जो कौशल उन्नयन रोजगार योजना है, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसका शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर सही है। ठीक है, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी ऐसे तो देहरादून है, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो वो गैरसैंण है। ठीक है, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये उत्तराखंड के कैबिनेट में क्या हुआ है कि जो विदेश जाने वाले युवाएं हैं, अगर इच्छुक है विदेश में जाकर नौकरी करना, उसके लिए ये उन्नयन योजना, कौशल उन्नयन योजना शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा कि जो इच्छुक छात्र छात्राएं होंगे
वो विदेश में जाकर नौकरी कर सकेंगे। और जितना भी टिकट है, वीज़ा है, वो सब दिलाने में कौन मदद करेगा? तो उत्तराखंड सरकार करेगा। इसमें क्या होगा कि पहले चरण में चयनित उम्मीदवारों को संस्थानों एवं हॉस्पिटलिटी या नर्सिंग के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा। हॉस्पिटलिटी या नर्सिंग के क्षेत्र में जो भी सीखना चाहता है वो इसमें सीख सकता है, और उसके बाद उत्तराखंड सरकार जो है वो विदेश भेजेगा, वहाँ पे आप नौकरी कर सकते हैं। ठीक है। इस योजना के तहत 9 मई को छात्रों की स्क्रीनिंग के लिए कार्यशाला भी आयोजित किया जाएगा। ठीक है। जापान, और इसके बाद चयनित लोगों को जापान में बुजुर्ग लोग को देखभाल के लिए भी नौकरियां उपलब्ध अगर होंगी तो वहां भेजा जाएगा। ठीक है। इसमें चयनित युवाओं को उस देश की भाषा, संस्कृति एवं कार्य नैतिकता भी सिखाया जाएगा। इसे भी याद कर लीजिएगा कि वहाँ पे कैसे भाषा बोला जाता है, क्या नैतिकता है, कैसे रहना है, कैसे ढंग, सारा चीज़ बताया जाएगा इसमें, इस कौशल उन्नयन योजना में। ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा। विदेश में रोजगार चाहने वाले युवाओं का डेटाबेस तैयार करने के लिए पुणे सरकार पोर्टल पर एप्लीकेशन विकसित किया गया है। इसे याद कर लीजिएगा। और बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे विदेशों से ये मांगा भी जा रहा है कि आपके यहाँ पे कौन कौन सा वैकेंसी है, आप हमें बताइए। ठीक है। तो ये अच्छा एक कदम है, अगर कोई भी इच्छुक है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसमें चयन होगा तो आप जा सकते हैं बाहर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में कोयला खनिक दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 2 मई, ऑप्शन नंबर बी 3 मई, ऑप्शन नंबर सी 4 मई, ऑप्शन नंबर डी 5 मई। तो देखिए, कोयला खनिक दिवस जो है ये 4 मई को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हर साल कोयला खनिक दिवस जो है ये 4 मई को मनाया जाता है। इसे भी याद कर लीजिएगा। और क्यों मनाया जाता है? कोयला खनिक निकालने एवं कोयला खनिकों के प्रयासों और योगदान का सम्मान करने के लिए 4 मई को कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है। और ये कब से मनाना शुरू हुआ है? तो 2010 से भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कोयला खनिक दिवस मनाना शुरू किया गया है। भारत की पहली कोयला खदान जो है 1974 में झारखंड के रानीगंज कोलफील्ड है, जो कि दामोदर नदी के किनारे स्थित है। इसे याद कर लीजिएगा। भारत की पहली कोयला खदान 1774 में स्थापित हुई थी, 1774 में। ठीक है। इस खदान का संचालन ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन समर और सुएटोनियस के द्वारा किया गया था। इसे याद कर लीजिएगा। और अगर विश्व का पहला कोयला खदान पूछा जाए तो 1575 में स्कॉटलैंड में स्थापित की गई थी। इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। अगर इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस लगता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अच्छा, और भी अगर मई का दिवस की बात करें तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाएगा। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पाते हैं। हाल ही में रंजीत गुहा का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? ऑप्शन नंबर ए फिल्म निर्देशक, ऑप्शन नंबर बी कवि, ऑप्शन नंबर सी इतिहासकार, ऑप्शन नंबर डी शिल्पकार। तो देखिए, अभी रंजीत गुहा जी का निधन हो गया 100 वर्ष की आयु में। ये एक इतिहासकार थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है। रंजीत गुहा जी का जो निधन है वो ऑस्ट्रिया में हुआ है। उनके अपने घर पे बोलो स्वास्थ्य संबंधी बीमारी भी चल रहा था, इसीलिए इनका जो जन्म है ये तात्कालिक बांग्लादेश है, वहाँ पे बैरीसाल नाम का जगह है, वहाँ पे हुआ था। इन्होंने इतिहासकारों के संबलस्टन समाज पर अध्ययन करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातक की पढ़ाई भी की थी। ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा। औपनिवेशिक बदले भारत में किसान विद्रोह के प्राथमिक पहलू उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। और इनका जो अन्य पुस्तक है द स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री और डोमिनेंस विदाउट हेजिमोनी, हिस्ट्री एंड पावर इन कॉलोनियल इंडिया भी है। इसे याद कर लीजिएगा। ये पुस्तक पूछ सकता है, द स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री और डोमिनेंस विदाउट हेजिमोनी, हिस्ट्री एंड पावर इन कॉलोनियल इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके भी रंजीत गुहा आंसर हो जाएगा। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, ये है रंजीत गुहा जो कि 100 साल की उम्र में निधन हो गया, इतिहासकार थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में किस समाजवादी नेता को मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो अभी ऑबिचुअरीज भी हम लोग इसमें लिए हैं। तो 2 ऑबिचुअरीज हो गया आज का। मैन ऑफ द सेंचुरी किसे कहा गया? ऑप्शन नंबर ए मुलायम सिंह यादव, ऑप्शन नंबर बी मधु लिमिये, ऑप्शन नंबर सी पंडित रामकिशन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी पंडित रामकिशन जी का भी निधन हो गया है, जिनको अभी हाल ही में दिल्ली में मैन ऑफ द सेंचुरी का उपाधि से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये क्या थे? ये पूर्व लोकसभा सांसद भी थे। इसे याद कर लीजिएगा। पंडित रवि
रवि किशन जी को मैन ऑफ द सेंचुरी से सम्मानित किया गया है। 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया और इन्होंने आदिवासी और दलितों के लिए बहुत बार लड़ाई भी लड़ा है और उनको जेल भी जाना पड़ा है। रवि किशन 1977 में पहली बार लोकसभा मतलब मेंबर चुने गए थे और 4 बार ये राजस्थान विधानसभा के मेंबर भी रह चुके हैं, इसे याद कर लीजिएगा। इन्होंने अपना आइकन जो है वो राम मनोहर लोहिया जी को बना के रखा था, जिनके कहने पर 1958-1960 के दौरान राजस्थान के भरतपुर में बांसवाड़ा क्षेत्र में किसानों और खेत मजदूरों को संगठित किया था, इसे याद कर लीजिएगा। और समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण और लोहिया के आंदोलनों में इनका सक्रिय भाग भी रहता था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए पुलावराबू रापू मल्लिका अर्जुन प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ मोहंती, ऑप्शन नंबर सी के कृतिवासन, ऑप्शन नंबर डी जी कृष्ण कुमार। तो देखिए अभी कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पुलावरापू मल्लिकार्जुन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सिद्धार्थ मोहंती आपको मालूम होगा एलआईसी के नए सीईओ बने हैं और के कृतिवासन जो है ये टीसीएस के सीईओ हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, हाल ही में पुलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद को कोल इंडिया लिमिटेड अगले सीईओ और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। और अभी हाल ही में अभी कर क्या रहे हैं, तो अभी ये जो है ये रांची में स्थित सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के अभी अध्यक्ष और सह निदेशक भी है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड, ठीक है, पब्लिक सेक्टर ये जो है कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में मल्लिका अर्जुन प्रसाद को नामित किया गया है। और इनका जो है 2020 में सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के सीएमडी के रूप में शामिल हुए थे, जो अभी काम कर रहे हैं वो 2020 में हुआ था। उन्होंने 1984 में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड WCL के साथ एक कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में अपना करियर का शुरुआत किया था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, उन्होंने अगस्त 2019 में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL का CMD के रूप में नियुक्त किया गया था। 2019 में BCCL के ये CMD बने थे, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाल ही में कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में ये कितना का लक्ष्य रखा है? 1012 मैट्रिक टन कोयला उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है, इसे याद कर लीजिएगा, कोयला मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक रिफाइनरी मतलब बहुत बड़ा कंपनी है, इसे याद कर लीजिएगा। और ये महारत्न कंपनी में से एक आता है। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये है आपका मल्लिकार्जुन प्रसाद, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना ने एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता प्रशिक्षण अभ्यास बुलंद भारत का आयोजन किया है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो देखिए अभी हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता प्रशिक्षण अभ्यास बुलंद भारत का जो आयोजन है ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। इस अभ्यास में क्या हुआ है कि बहुत हाई एल्टीट्यूड पे मतलब बहुत ऊंचाई पे आर्टिलरी सारे लेके जो मतलब जो असला गोला बारूद और जो तोप वगैरह होता है उसको लेके जाया गया है और वहाँ से प्रैक्टिस किया गया है। ठीक है, बुलंद एक निगरानी और मारक क्षमता प्रशिक्षण अभ्यास है। इस अभ्यास का आयोजन पश्चिमी कामेंग और तमांग पूर्वी थिएटर के नए हाई एल्टीट्यूड आर्टिलरी रेंज में किया गया। बुलंद भारत अभ्यास ऊंचाई वाले क्षेत्र में सिमुलेटेड युद्ध की स्थिति का परीक्षण करने का आयोजन किया गया था। सिमुलेटेड का मतलब कि हाँ अगर युद्ध होता है तो कैसे करेंगे, जैसे हम लोग सिमुलेशन वाला गेम वगैरह नहीं खेलते हैं वैसा। ठीक है, तो वैसा किया हुआ था। ठीक है, इस अभ्यास में विशेष बलों एविएशन और CAPF के सहयोग से आर्टिलरी और इन्फेंट्री निगरानी और मारक क्षमता का समन्वय अनुप्रयोग किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें CAPF भी भाग लिया था। पश्चिमी कामेंग और तमांग में तैनात विशेष बल एविएशन और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने भी इस अभ्यास में भाग लिया था। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से सिमुलेशन हुआ था और राजनाथ सिंह जो है वहाँ पे उपस्थित है, इसे याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से ये हाई अल्टीट्यूड मतलब ये पहाड़ पे ऐसा फायरिंग रेंज हो रहा है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है, आने वाला या और इसका नाम क्या है, तो बुलंद भारत, इसे याद कर लीजिएगा इस युद्ध अभ्यास का, मतलब अभ्यास का। ठीक है, तो चलिए ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अन्य लोगों के साथ ज़रूर इसे शेयर करें ताकि और लोगों का भी मतलब ये लाभ हो सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।